एक बार मैं आपके लिए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपका शायद कमिंग एग्जाम भी आने वाला है केमिस्ट्री का। जैसे कि मैथ्स हो जाने के बाद तुरंत आपके पास केमिस्ट्री है, और आपको पढ़ने के लिए शायद आई थिंक 1.5 days मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको पार्ट 1 का दिया था, आज मैं आपको पार्ट 2 का भी दे देता हूँ। ये आप देख कर जाओ, आप अपना पढ़ो, लेकिन ये चीज़ें आप देख कर जाओ। स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट आई एम पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा देखते जाओ। जनरली मैं दिखाते जा रहा हूँ तुमको। जैसे डी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जैसे कि पहला देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये प्रॉपर्टीज आप पूरे पढ़ के जाओ यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा देखो, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट और किया, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछेंगे, इसको आप अच्छे से करके जाओ। कलर कलर कॉम्बिनेशन के बारे में भी डी ब्लॉक में से अपने को पूछता है, इसमें से भी रीजनिंग क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आप थियोरी पढ़ो, आपको रीजनिंग क्वेश्चन आराम से इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते रहो आप, जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है वहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट में अपने पास यहाँ पे ये भी दे रहा है अपने पास। पोटेशियम देखो ना, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और पोटेशियम परमैग्नेट है। दोनों में से किसी एक का करके जाओ अच्छे से, लेकिन दोनों का आप स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाओ। दोनों का आप स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से करके जाओ। जैसे यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर दे रहा है, वो किसका है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का दे रहा है। और सिमिलरली ये सब उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका प्रिपरेशन दिया हुआ है। और सिमिलरली एक अपने को और दे रहा है, देखो, पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम परमैग्नेट। ये स्ट्रक्चर तो आप करके ही जाना अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ। यहाँ पे हम लोग को लेंथेनाइट सीरीज के बारे में भी कुछ दे रहा है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। बराबर है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन एकदम अच्छे से करके आप जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बस इनफ है इसमें, इतना ही है। जितना मैंने टिक किया उतना आप कर लो अच्छे से। और रीजनिंग क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना। टेक्सचुअल पीछे रीजनिंग क्वेश्चन भी छोटे छोटे रहेंगे, वो भी आप कर लेना। हाँ, ये एक चीज छूट रहा है हमारा, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के जो डिफरेंसेस हैं आप देख रहे हो यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी आप एकदम अच्छे से करके देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का। चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ज्यादा 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 चीजें हैं नहीं, क्योंकि इसका वेटेज भी कम ही है। स्टार्ट करते हैं। वार्नर थियरी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने लिखा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वार्नर थियरी। वार्नर थियरी आप एकदम अच्छे से करो। अगर आपको नहीं आता है तो नेट पे आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे देखो गब्बर सिंह का वीडियो, गब्बर सिंह करके दे रहा होगा, गब्बर सिंह ट्यूटोरियल करके एक साइड है, वहाँ पे आप सर्च मारो। ये मुझे पता है कि अगर मैंने भी वहीं से पढ़ा है, अगर आप भी यहाँ गब्बर सिंह से अगर साइड से जाके करते हो आप ये, तो हार्डली आपको ये वार्नर थ्योरी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको करने के लिए 5 मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं, और 5 मिनट्स में एकदम आराम से आप कर लोगे। कहीं से भी कुछ भी आएगा आप लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, आगे मूव करते हैं थोड़ा। इसके बाद हमारे पास है नॉमेनक्लेचर। तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि हाउ टू नेमिंग द गिवन कंपाउंड, IUPAC कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप कुछ कंपाउंड यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनका स्ट्रक्चर भी देख लो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, हमने यहाँ पे कुछ कंपाउंड, ये तुम्हारा साइड भी इलेक्ट्रॉनिक थियोरी दिया हुआ है, ये एक आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद कुछ नीचे स्ट्रक्चर दे रहा है, FN जैसे आयरन हेक्सा साइनाइड का स्ट्रक्चर दे रहा है, ये EAN के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप करके जाओ अच्छे से। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा देखो, नॉमेनक्लेचर की बारी आ रही है। नॉमेनक्लेचर में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा नेमिंग कैसे करते हैं वो। और मुझे पता है ये सब बहुत इजी है यार, ये करने में हमको ज्यादा अगर एक बार मैं बता दूं तो आप बिना देखे पूरा कर लोगे एकदम से। और इसको करने के लिए आपको मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम में बोलता हूँ 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ देखो, इसमें जैसे हम लोग देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म वाला, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट दे रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये दोनों आप करके जाओ, ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से करके जाओ। जैसे सिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे, ये एक आप करके जाओ। यहाँ पे नीचे उसका नाम भी दिया हुआ, देखो आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा अच्छे से आप करके जाओ। इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे, इसके बाद हमारे पास सेम कंपाउंड यहाँ पे दे रहा है, ये वाला भी आप कोबाल्ट वाला भी करके जाओ। कोबाल्ट वाला भी दे रहा है हमारे पास, ये भी आप अच्छे से करके जाओ। डायग्राम देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत थियोरी आप लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अभी इसके बाद हमारे पास आता है, देखो थोड़ा आप ध्यान दो, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसके बाद देखो हमारे पास है ना वैलेंस बॉन्ड थियरी में आपने हाइब्रिडेशन वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही रहेगा, उसी के बेसिस पे ये पूरा चीजें दी हुई है। तो इसमें भी कोई कंपाउंड, हाँ देखो ये वाला आप अच्छे से करके जाना। स्ट्रक्चर ऑफ देखो क्या दे रहा है, ये कोबाल्ट दे रहा है ना अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ, ये एक आप अच्छे से देखो, आप इसको एकदम अच्छे से करके जाना उसके बाद। ठीक है, उसके बाद इसमें ये आपको पूरा लिखना होगा। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें ये आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब ये शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें की शॉर्टकट्स है, वो आपको मैं दे दूंगा। फिर है अपने पास लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये भी एक आप अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है, देखो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थियरी दे रहा है ये। अब क्रिस्टल फील्ड थियरी में देखो मैं इंपॉर्टेंट अगर मैंने लगाया रहेगा तो ठीक है। हाँ, ये आप करके जाओ, फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, ये एक आप अच्छे से करके जाओ। उसके बाद हम्म, नहीं इनफ है, इतना ही करके जाओ।
थोड़े बहुत रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से कर लो, ठीक है, इतने कर लो, बहुत इनफ है इतना। अब मेन चीज अब आ रही है, अब हमारे पास आ रहा है पहला टॉपिक ऑर्गेनिक का, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम अच्छे से करके जाना। ये चैप्टर करा, नीचे के चैप्टर्स नहीं किए तो भी आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे हाँ पहला ही जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से स्टार्ट में करता हूँ, नॉमिनक्लेचर तो आई थिंक तुम लोग क्लियर हो गया। हाँ, नेचर ऑफ आर एक्स, ये अब ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से आप पढ़ के जाना, क्योंकि जैसे जनरली यहाँ पे दे रहा है देखो ना, CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3I। मतलब कहने का मतलब क्या, F इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। वाई, रीजन बताओ ना, क्यों ग्रेटर होता है, कुछ आपको पता है ये रीजन, ये ग्रेटर क्यों होता है, F क्यों ग्रेटर होता है, क्लोरीन ये सब ग्रेटर क्यों होता है, रीजन बताओ तो। कुछ रीजन आपको पता नहीं रहेगा तो ये क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, एटॉमिक नंबर कम रहेगा तो इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी तो कम ही होंगे। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट ऑर्बिटल के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, बराबर है। अगर एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है तो जल्दी इजीली मोल्ड हो जाएगा वो, अगर एटॉमिक रेडियाई कम है तो मोल्ड होने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो वो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, प्रिपरेशन पार्ट में देखो तो आप देखो यहाँ पे क्लोरीनेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। अब क्लोरीनेशन में ये जो नीचे का मैंने इंपॉर्टेंट थियरी लिखा हुआ है ना, ये आप एकदम अच्छे से करके जाओ, क्योंकि क्लोरीनेशन वाला कंपाउंड अपने को कभी भी CH3Cl देता नहीं है। देगा तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है, अगर देगा तो इसके लिए कंडीशन, अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ CH3H लिखता हूँ प्लस Cl और Cl के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो मेरे को यहाँ से मिलता है CCl4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ HCl मिलता है, ये मेरे को मिलता है। थोड़ा देखो आप, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। इसका रीजन क्या है पता है आपको, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी होती है किसी चीज को सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, और ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, अंडर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आती है। किस में आती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये पूरे पॉइंट में आपको ये सारी चीजें दी हुई है, तो आप एक अच्छे से करके जाना, ये रीजनिंग क्वेश्चन जनरेट होगा। अगर ये वाला रिएक्टेंट मीथेन क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करता है, अगर यहाँ पे आके अपने को रुकाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसमें क्लोरीन देखो, आप थोड़ा ऊपर में देखो तो यहाँ पे CCl4 एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो कहने का मतलब बार बार एक्सेस में क्लोरीन जा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टॉप करना है तो आप इसको एक्सेस में डाल दो, मीथेन को आप एक्सेस में ले लो, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये पार्ट हो गया। पीछे की तरफ में आते हैं तो तुम्हारा थोड़ा ये देख लो, मार्कोनिक्स एंटी मार्कोनिक्स, और ये भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो मार्कोनिक्स रूल है ना, हमें हमेशा हमको ना सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड देगा, ठीक है, और एंटी मार्कोनिक्स हमेशा हमको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देगा, ये याद रखो हमेशा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी शॉर्टकट्स मैंने अभी दिए हैं, अभी जस्ट इसके बाद में वो भी अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखो रूल के बारे में दे रहा है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक्स रूल के बारे में भी ये दे रहा है। पता है आपको ना मार्कोनिक्स रूल, हम अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मार्कोनिक्स इज एप्लीकेबल HCl HBr एंड HI तीनों के लिए होता है ये, लेकिन एंटी मार्कोनिक्स रूल किसके लिए होता है, HBr के लिए होता है, ठीक है, HBr के लिए होता है। कभी कभी क्वेश्चन कभी कभी हमारे पास ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे दे रहा है ट्रीटेड विद HBr, ठीक है, एक लिखा है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है, सर आपने बताया था कि एंटी मार्कोनिक्स HBr के लिए होता है। अरे लेकिन एंटी मार्कोनिक्स अगर HBr के लिए होगा तो आप थोड़ा यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करो तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देगा ये। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा है क्या, नहीं, अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो ये हमेशा मार्कोनिक्स रूल के साथ ही ट्रीटमेंट करेगा। कहने का मतलब नेगेटिव पार्ट यहाँ गया, ये गया यहाँ पे, तो मिला क्या अपने को CH3 CHBr और यहाँ से क्या आ जाएगा CH3। कैसा कंपाउंड है ये, सेकेंडरी है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड खाली मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर यही कंपाउंड अगर मैं HBr के साथ फिर से ट्रीटमेंट करता बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 तो एंटी मार्कोनिक्स लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या, नेगेटिव पार्ट कहाँ से आएगा, मोर पे गया, इस पे आया, ये वाला पार्ट यहाँ गया, क्या मिला हमको CH3 मिला मुझे, CH2 मिला मुझे, CH2Br। ये कैसा कंपाउंड दे रहा है, ये प्राइमरी दे रहा है कि नहीं। तो एंटी मार्कोनिक्स रूल देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, हमेशा कौन सा कंपाउंड देगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम देखो, फ्रॉम अल्कोहल के बारे में दे रहा है ये। और इसके पहले मैंने थोड़ा एक चीज छोड़ दिया यहाँ पे, आपने इसके रीजनिंग पढ़ लो, ठीक है। आयोडिनेशन वाला रिएक्शन दोनों टेक पार्ट करवाते नहीं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब रिवर्सिबल क्यों होता है, कि पूरा रिवर्सिबल डिपेंड करता है इसकी वजह से रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है पता है, HI हाईली रिड्यूसिंग रीएजेंट, क्या होता है, हाईली रिड्यूसिंग रीएजेंट। इसकी वजह से पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। जब रिवर्सिबल होता है तो फिर से हमको यही कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी को हटाने के लिए यहाँ पे देखो ना, ये सारे जो है ना आपके पड़े हुए हैं, ये आयोडिक एसिड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब हम वहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब थोड़ा आगे की तरफ ध्यान दो यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है उसमें का ना, आप ये वाला रिएक्शन आप करके जाना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला करके जाना। अब ये रिएक्शन हमने किया,
अब इसी के बिहाफ पे यहाँ पे ना एक जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है फ्रॉम अल्कोहल के साथ, जब फ्रॉम अल्कोहल के साथ लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, पहला मेथड था HCl और ZnCl2। अब जब भी HCl और ZnCl2 एक मिक्स फॉर्म में आते हैं, मतलब HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या कहते हैं? ये सब एमसीक्यू में पूछेगा आपको, इसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं ये, ठीक है। अभी HCl के साथ है, देखो नीचे HBr के साथ दे रहा है, कैटलिस्ट दे रहा है, यहाँ पे देखो HI के साथ दे रहा है। और थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये रीजनिंग क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है यहाँ पे, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोस्ट रिएक्टिव देन प्राइमरी, ठीक है। ये भी एक अच्छे से देख लो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास PX3 के, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपको, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। इसी को हम एग्जाम में कभी कभी हमारे पास आता है डार्जन्स मेथड, इसको हम कहते हैं डार्जन्स मेथड। और ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मेथड होता है वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। रीजन क्या होता है पता है? ये तो बना मेरा अल्काइल क्लोराइड SOCl2 के साथ ट्रीटमेंट करके, इसको बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड और इसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। लेकिन इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, दोनों कौन से फॉर्म में आते हैं? दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में आएंगे। जब गैसेस फॉर्म में आएंगे तो इस कंपाउंड को सेपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो मतलब इसलिए इसको हम कहते हैं बेस्ट मेथड कहते हैं। कभी ये सब एमसीक्यू में आपको पूछ सकता है, बेस्ट मेथड डाल के ये सब आपको पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मैंने इंपॉर्टेंट डाला है यहाँ पे, ये देखो, ये तुम्हारा बेस्ट मेथड है यहाँ फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, और इसी को हम नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड योर, देखो यहाँ पे फिनक्लेंस्टेंस के बाद हमारे पास कौन सा आएगा? स्वार्ट्स। ये एकदम अच्छे से करके जाना, आप छोड़ना भी मत गलती से इसको। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी में आ जाओ। अब प्रॉपर्टी में जैसे आपने लिखा, मैंने पहले ही बताया आपको, देखो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, CH3I, उसके बाद CH3Br दे रहा है, उसके बाद CH3Cl दे रहा है, उसके बाद CH3F दे रहा है। ये सब रिएक्टिविटी ऑर्डर है, सब क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों कौन सा रहेगा? आयोडीन। आपको पता है रिएक्टिव ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है। एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? इजीली मोल्ड हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे की तरफ में बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट देख लो। और बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज आप हमेशा याद रखना, इफ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट गेट डिक्रीज। देख लिया, इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेस गेट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट गेट डिक्रीज। इसका पूरा रीजन मैं आपको नीचे दिख रहा है, देखो। पहला देखो, सब ये आइसोमर्स ही है। अगर आप देखो तो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। लेकिन आप देखो तो इसमें 4 है, तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी है। तो कहने का मतलब क्या? देखो इसमें ब्रांच है क्या? विदाउट ब्रांचिंग है कितना दे रहा है? 375। एक ब्रांच है तो कितना है? 364। दो ब्रांच है यहाँ पे, देखो कितना, 3 ब्रांच आ रहा है, 3 साइड पे ब्रांच आ रहा है, तो इसको कितना हो गया? 346। कहने का मतलब क्या? जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा, ठीक है। ओके, आगे वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड। ये वाला रिएक्शन करके जाना केसीएन के साथ, ठीक है। अभी केसीएन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं विलियम सिंथेसिस, ये भी करके आप अच्छे से जाओ। विलियम सिंथेसिस के बाद हमारे पास आता है एस्टर फॉर्मेशन आता है, ये भी आप अच्छे से करके जाओ। एस्टर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है हमको। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसको आता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन भी आता है। कभी कभी एग्जाम में हमारे पास बोलता है बीटा एलिमिनेशन भी कहता है इसको हम लोग, ये सब कहते हैं। और ये देखो इसका रिएक्शन भी तुमको दे रहा होगा यहाँ पे, ये इसका रिएक्शन है। और नीचे रिएक्शन होने के बाद हमारे पास एक रूल दे रहा है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ कभी पूछता नहीं, लेकिन ये रूल हमको देता है मेजर और माइनर। मेजर और माइनर कैसे देगा? तो थोड़ा आप ध्यान दो। इफ डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर सेम कार्बन एटम आते हैं उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर डिफरेंट कार्बन एटम आते हैं हम उसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के ये साइड में 1 आ रहा है और ये साइड में 3 आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। और ये अनसिमेट्रिकल वाला माइनर होगा। और डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम कार्बन आएंगे तो उसको हम बोलेंगे मेजर, और इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। आगे देखो तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत इजी है, 2 रहेगा तो 4 मिलेगा, 4 रहेगा तो 8 मिलेगा, ऐसे मतलब डबल डबल होते जाएगा। 3 रहेगा तो 6 मिलेगा। इसके बाद जो ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड वाला भी अब अच्छे से करके आता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट रहा है, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ रिएक्शन। जैसे RMgx हमको यहाँ से मिला, अब यहाँ पे ये कंपाउंड अगर वाटर के साथ ट्रीटमेंट होगा तो हमको क्या मिलेगा? तो पूरे सिलेबस में हमारे पास एक ही रिएक्शन, यही एक अकेला रिएक्शन है जो अल्केन से अल्केन मिलता है हमको। अब देखो ये MgBr वाला पार्ट, ये इसके साथ ट्रीटमेंट करेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MgBr, और साइड में क्या जाएगा? OH चला गया। यहाँ पे बचा क्या बोलो? ये H वाला पार्ट इधर आ गया तो मिला क्या हमको? अल्केन फिर से मिल गया ना ये। अगर समझो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है मीथेन लिखा हुआ है CH4, अब मैंने रिएक्शन किया Br2 के साथ, Br और Br के साथ, तो क्या मुझे ये प्रोडक्ट दिखेगा कि नहीं?
तो कहने का मतलब क्या, रिएक्शन क्या पूछ सकता है, मीथेन टू मीथेन, तो हमको ये रिएक्शन फॉलो करना होगा। ठीक है, आगे तरफ देखो, ये ओमिटेड पार्ट है, यहाँ पे जितना ज्यादा पूछता नहीं। यहाँ पे एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देख लो। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट आएगा हमारे, ये एकदम अच्छे से करके जाना आप, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। उसके बाद एनेंशियोमर आप अच्छे से करके जाओ, एनेंशियोमर के बाद रेसमिक मिक्सचर्स आप अच्छे से करके जाओ। आर एस कॉन्फिगरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको पूछता नहीं है, फाइंड आउट करने के लिए पूछता नहीं, ये एमसीक्यू में आपको पूछ लेगा। आर रहेगा तो डेक्स्ट्रो और एस रहेगा तो तुम्हारा लियो। एस एन वन एस एन टू मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया क्योंकि एस एन वन एस एन टू मैंने आपको दे दिया है, वहाँ पे करके भी दिया है। एस एन वन एस एन टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना भी मत गलती से, और उसमें भी गलती से एस एन वन तो छोड़ना भी मत। एस एन टू तो अगर कभी कभी पूछता भी है, लेकिन एस एन वन बहुत ज्यादा बहुत बहुत पूछता है एस एन वन, वो एक आप अच्छे से करके जाओ। इसके बाद बात आती है हमारे पास हेलोवेरेंस की बात आती है, उसके पहले ये डिफरेंसेस आप एकदम अच्छे से करके जाना, एकदम अच्छे से, एक भी पॉइंट डिफरेंसेस का छोड़ना मत। अगर एस एन वन एस एन टू रहेगा, अगर एस एन वन एस एन टू नहीं आएगा तो उसका डिफरेंसेस भी पूछ सकता है वो। ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं, उसके बाद देखो नेचर ऑफ फिर से आर एक्स आ गया इन हेलोवेरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं सैंडमैन रिएक्शन, ये छोड़ना भी मत, ये हमेशा पूछ सकते, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको ये तीनों रिएक्शन लिखना होगा, तीनों रिएक्शन लिखना, छोड़ना मत तीनों हम क्या आता है सैंडमैन रिएक्शन लिखने के लिए, तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, एक रिएक्शन लिखा, यहाँ पे आके हमने सीएल बना दिया और यहाँ पे आके हमने छोड़ दिया, तो हमको 2 ही मार्क्स मिलता है, तो हमारा गया कहाँ 1 मार्क्स। अरे हमको ये दोनों रिएक्शन भी लिखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट में और बता देता हूँ, जैसे हमारे पास आएगा इसके बाद फ्रिडरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन वाला पार्ट, जैसे ये वाला फ्रिडरिक-क्राफ्ट अल्काइलेशन है और ये वाला पार्ट देख लो फ्रिडरिक-क्राफ्ट असाइलेशन, ये छोड़ना मत आप। इसके बाद ये इसको हम कहते हैं, ये वाला रिएक्शन देखो ऊपर लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड वर्ड्स फिटिंग, एक ये वाला भी आप अच्छे से करके जाओ, वर्ड्स फिटिंग। और उसके बाद इसको हम कहते हैं, देखो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड वर्ड्स कपलिंग, इसको बोलते हैं हम वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, ये भी आप अच्छे से करके जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे। पीछे के साइड में अगर आप आओ तो आपको 2 यूजेस आपको करके ही जाना है, एक है अपना पास हेरॉन है और एक जो दूसरा है हमारे पास डीडीटी, डीडीटी का स्ट्रक्चर हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसको छोड़ना मत, ये करके जाना बच्चे से। ठीक है, अब ये तो रहा हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का वीडियो मैंने दिखाया आपको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो थोड़ा सा मूव करते हैं हम अभी अल्कोहल फिनॉल पे। ये सब ऑर्गेनिक में हम बोल नहीं सकते कुछ इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला जो इंपॉर्टेंट दे रहा है हमारे पास, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, और मेथड दे रहा है हाइड्रेशन, ये आप अच्छे से करके जाओ। और ये हमेशा याद रखो, ये हाइड्रेशन वाला मेथड रहेगा ना, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे देखो लिखा है मार्को, ये हमेशा मार्कोनिक्स रूली के साथ ट्रीटमेंट करेगा, तो मतलब ये कौन सा अल्कोहल देगा, बोलो आप कौन सा देगा, ये सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल देगा। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म आप छोड़ना मत, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म बहुत, मैंने आपको बताया भी मैकेनिज्म। अब उसके बाद जो सेकंड मेथड फिर से अल्कीन के साथ आएगा, लेकिन हमको प्राइमरी बनाना है, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, इस मेथड को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिक्स रूल देखो यहाँ पे मेंशन करके लिखा हुआ है, एंटी मार्कोनिक्स मतलब ये हमेशा कौन सा देगा, प्राइमरी अल्कोहल, और देखो तो ये हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल भी रहा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करवा के देखो, ये छोड़ना मत, ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट अच्छे से करके जाना आप। कहने का मतलब क्या, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दो, कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ देखो, अगर अल्डिहाइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, अल्डिहाइड प्लस आर एम जी एक्स, तो हमेशा हमको कौन सा अल्कोहल मिलेगा, तो थोड़ा याद रखो, हमेशा हमको मिलेगा कौन सा अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ओनली फॉर्मल्डिहाइड गिव प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितना भी अल्डिहाइड है सबका सब अपने को सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो आप पूछोगे कीटोन क्या देगा, तो कीटोन गिव व्हाट, कीटोन गिव टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, ये भी आप करके जाओ। इसके बाद पीछे की तरफ मूव करता हूँ मैं, फिर से वो ल्यूकास रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ना, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, वो भी एक है, वो चीज तुमने HDA में किया तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो सेम चीज ही है। हाँ, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, जो हमने रिएक्शन किया था, पता है हमने किया था अल्कोहल को रिएक्शन किया था किसके साथ, HI के साथ ट्रीटमेंट किया था, तो क्या निकलता, वाटर बाहर निकल रहा था, मिल रहा था क्या हमारे पास, RI मिल रहा था प्लस H2O बाहर निकल रहा था। इसका मैकेनिज्म ये करके ही जाना है, एग्जाम में हमेशा पूछता है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर देखो रिएक्शन हो रहा है, पहला मेथड है प्रोटोनेशन, प्रोटॉन डाल दिया यहाँ पे, जैसे प्रोटॉन डाला तो यहाँ पे स्टेबल कंपाउंड जनरेट हो रहा है, ये वाटर फॉर्म कर रहा है, वाटर अपन बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से उसने वाटर बाहर निकाल दिया तो मिला यहाँ पे प्लस का साइन आया। अब थोड़ा आप देखो, जब आयोडीन के साथ रिएक्शन है तो आयोडीन यहाँ पे क्यों नहीं लगा है, यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि ज्यादा इसके अंदर हमको देखना पड़ता है टर्सरी पे ज्यादा रिएक्ट करेगा कि सेकेंडरी पे करेगा, तो टर्सरी पे ज्यादा रिएक्ट करता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले H को यहाँ पे डाल दिया, H को पहले हमने यहाँ पे डाला, और जैसे ही हमने H को यहाँ पे डाला तो यहाँ पे कम हो गया, और इसके ऊपर देखो यहाँ पे दे रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला H यहाँ पे शिफ्ट किया, जैसे हमने H को यहाँ पे शिफ्ट किया
तो यहाँ पे प्लस का साइन जनरेट हो जाएगा और ये प्लस का साइन के साथ हम आयोडीन को ट्रीटमेंट करेंगे और आयोडीन यहाँ पे कनेक्ट होगा। समझाइए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो रिएक्शन दे रहा है डिहाइड्रेशन वाला, कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन। एकदम अच्छा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेशन पूरा अच्छे से करके जाओ। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर दे रहा है, टेम्परेचर भी करके जाओ आप। मैकेनिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी मैकेनिज्म है, बहुत ईजी मैकेनिज्म है। कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन करो, एच डाल दिया। जैसे ही एच डाला तो एक स्टेबल कंपाउंड दिख रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है। जैसे यहाँ से वाटर बाहर निकल दिया तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब जैसे प्लस का साइन है, बीच में को डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैंने ये वाला भी एच बाहर निकाल दिया यहाँ से। लास्ट स्टेप में अपने को दिख रहा होगा ना डीप्रोटोनेशन में। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डीप्रोटोनेशन लिखा, डीप्रोटोनेशन में मैंने क्या किया, एच बाहर निकाल दिया। जैसे यहाँ से एच बाहर निकाला, बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, हो गया कंपाउंड ये। ठीक है। उसके बाद सेम मेथड हम दूसरे कैटलिस्ट के साथ भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीडेशन वाला पार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट में ये वाला छोड़ना मत हो, टर्शरी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्शरी वाला अल्कोहल कभी ऑक्सीडाइज होता नहीं है। क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता नहीं है। जब अल्फा होगा नहीं यहाँ पे, तो जब अल्फा होगा नहीं तो पहले डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेट होने के बाद अल्कीन होगा, अल्कीन होने के बाद हमारा ये पूरा कंपाउंड यहाँ से बाहर निकलेगा और ये हमको देगा CO2 प्लस H2O देगा। और ये यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ टूट के बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन को लेकर कीटोन देगा। ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस में बता देता हूँ, हमेशा याद रखा। अब मैं यहाँ पे एक आपको डिफरेंसेस भी बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइड में मैं लिख रहा हूँ। डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं ना, डिहाइड्रेशन में अल्फा अपना OS देता है और बीटा अपना H देता है टू लिबरेट करने के लिए H2O। अब थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये अल्फा हो गया और यहाँ पे ये बीटा है, तो ये निकल गया, तो बीच में यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है। लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट करते हैं, यहाँ पे भी देखो मैं वाटर ही लिबरेट करूंगा। जब मैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट करता हूँ तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्फा अपना OS देता है, अल्फा ही अपना H भी देता है। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये वाला जो OH वाला पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ये सिर्फ ये पूरा का पूरा कौन दे रहा है, अल्फा ही दे रहा है ये। जैसे ये पूरा दे दिया, ऑक्सीजन पता है हमको डाइवेलेंट होता है, डाइवेलेंट होने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये क्रिएट हो जाएगा। समझा ये डिफरेंसेस क्या है? जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा बीटा दोनों यूज करो, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिर्फ अल्फा अपनी यूज करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिनॉल की बारी है। फिनॉल में देखो यहाँ पे डाउस प्रोसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। डाउस के बाद रेस्टिंग कभी कभी पूछता है। हाँ, उसके बाद ये वाला करके आप जाओ बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। उसके बाद कॉमर्शियल मेथड क्यूमीन वाला करके जाओ अच्छे से। क्यूमीन के बाद हमारे पास दे रहा है यहाँ पे पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ये आप छोड़ना भी मत, एकदम अच्छे से करके ना, पूरी थ्योरी आप पढ़ के लेना। एसिडिटी ऑफ फिनॉल में पूरी थ्योरी आप पढ़ के लेना। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ना ब्रोमिनेशन दे रहा है, ब्रोमिनेशन वाला पार्ट भी करके जाना। ब्रोमीन गैस के साथ है, ब्रोमीन वाटर के साथ है, ये करके आप जाओ अच्छे से। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी गलती से छोड़ना मत, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कोल्बी सिंथेसिस। और कोल्बी के साथ हमारे पास आ रहा है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है। एग्जाम में ऐसे कभी कभी पूछता भी नहीं है कि राइट द एक्सप्लेन द कोल्बी सिंथेसिस और राइमर टाइमर। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है, हाउ विल प्रिपेयर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो कहने का मतलब कौन सा रिएक्शन है, कोल्बी। या तो बोल सकते हैं हाउ विल प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, फिर भी कोल्बी है।